नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का संसदीय दल का नेता आज चुन लिया गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई भाजपा और एनडीए के साथी दलों के सांसदों की। उसमें सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुन लिया गया। 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। इससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ऐसा कर पाए। इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को भी छोटा करके बताने की कोशिश हो रही है। क्यों? कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है कमज़ोर सरकार है, ये सरकार जो है ज़्यादा समय चलेगी नहीं। इसकी स्थिरता को लेकर सवाल उठाया जा रहा है 3 कारणों से। जो कारण बताए जा रहे हैं, पहला कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार स्पष्ट बहुमत अकेले नहीं मिला। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि गठबंधन के जो साथी दल हैं वो कब तक रहेंगे, उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वो 5 साल तक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किस तरह की सौदेबाजी करेंगे, किस तरह का जो है मान मनोबल का सिलसिला चलेगा, कैसे वो बार्गेनिंग करेंगे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से मंत्री पद को लेकर, अपने राज्यों के हित को लेकर और दूसरे मामलों पर, नीतियों को लेकर खास तौर से सवाल उठाया जा रहा है कि नीतियां जो अभी तक नरेंद्र मोदी चला रहे थे उस तरह से नहीं चल पाएंगे। और तीसरा कारण बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, जब वो मुख्यमंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री रहे, उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने परसों अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक में 2 बातें कही। कहा जा रहा है कि मुझे गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, मैं इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं और मैं गठबंधन की सरकार चलाकर दिखाऊंगा। दूसरा, उन्होंने तथ्य एक रखा। उन्होंने कहा कि 91 से, और मैं कह रहा हूं 89 से, दरअसल 1989 से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब आप देखिए कैसे नैरेटिव बनाया जाता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाता है, कैसे एक झूठ को सच में बदलने की कोशिश होती है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा कमज़ोर गठबंधन है। जिस गठबंधन में जो मुख्य पार्टी है उसकी 240 सीटें हैं, वो गठबंधन कमज़ोर है। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। अतीत से भविष्य का आकलन करने में थोड़ी आसानी होती है और तथ्यों के आधार पर हो तो आसानी थोड़ी बढ़ जाती है। 1989 में पहली गठबंधन की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके प्रधानमंत्री बने। और आपको याद हो, अगर जिन लोगों ने वो दौर देखा है, कि उस समय पूरे देश में जनता दल और विश्वनाथ प्रताप सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लहर थी जनता दल और विश्वनाथ प्रताप सिंह की। और उसके अलावा बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज के साथ सीटों का तालमेल था। इतना सब कुछ होने के बाद जनता दल को लगभग 147 सीटें मिली लोकसभा की सिर्फ, और उसको बहुत बड़ा जनादेश माना गया विश्वनाथ प्रताप सिंह और जनता दल के पक्ष में। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद दूसरे चरण का चुनाव हुआ। दूसरे और तीसरे चरण का मतलब 2 हिस्सों में हुआ। एक चरण का मतदान जो है उनकी हत्या से पहले हो चुका था और 2 चरण का मतदान जो है उनकी हत्या के बाद हुआ। जो उनकी हत्या के बाद हुआ उसमें सहानुभूति के कारण कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं। तब भी कितनी सीटें आईं? कुल 232। पीवी नरसिम्हा राव उस गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 1996 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, देवगौड़ा बने पहले, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने। फिर उसके बाद जो है 1996 में 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही, और उसके बाद जो है 1998 में एनडीए का गठन हुआ और गठबंधन की सरकार बनी। 98 और 99 दोनों में एनडीए को बहुमत मिला और सरकार 6 साल चली। पहले 1 साल, सवा साल करीब, फिर उसके बाद 4.5 साल, कुल मिलाकर 6 साल चली। उसके बाद आता है 2004। कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली 143, 143।
सोनिया गांधी का करिश्मा बताया गया कि उन्होंने देश की राजनीति बदल दी, कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया। और 5 साल सरकार बनाने के बाद, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 5 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली 206। साल कौन सा था? 2009। उसमें कहा गया कि ये जो है इस सरकार की उपलब्धियों की वजह से इतना बड़ा मैंडेट मिला है। अब आप ध्यान से सुनिए, इन सब चुनाव नतीजों को बड़ा जनादेश बताया गया। सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को और उनकी पार्टी को जो सीटें मिली उसको कहा गया कि ये तो जनादेश है नहीं, इतने लोग तो इनके खिलाफ हैं, इतने परसेंट, फिर परसेंटेज जोड़ा जाने लगा कि इतनी परसेंट जनता ने इनके खिलाफ वोट दिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो क्या माना जाए, जब जो भी सरकार बनी किसी को जनादेश नहीं मिला था, क्योंकि सबके खिलाफ जो है 50% से ज़्यादा वोट पड़े। लेकिन ये कैलकुलेशन, ये गणित, ये अर्थमेटिक केवल बीजेपी के मामले में बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 283 सीटें मिली, 2019 में 303 सीटें मिली और अब 2024 में 240 सीटें मिली। 89 से अब तक जो है किसी भी पार्टी को, बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को 240 या उससे ज़्यादा सीटें नहीं मिली किसी चुनाव में। 9 लोकसभा चुनाव हो गए, फिर भी कहा जा रहा है कि नंबर तो है बीजेपी के पास, लेकिन ये मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट जो है ये मोदी के खिलाफ है। तो भाई साहब किसके पक्ष में है? जो एक गठजोड़ बना है, जिसको अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे एनडीए को ऑर्गेनिक गठबंधन बताया, तो जो इंडी गठबंधन है वो इनऑर्गेनिक गठबंधन है। इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें वो जो है कोहेसिवनेस नहीं है, वो सिनर्जी नहीं है। वो कहीं गठबंधन में साथ लड़े, कहीं खिलाफ लड़े, एक राज्य में साथ थे तो दूसरे राज्य में खिलाफ लड़े। ये गठबंधन का स्वरूप नहीं होता। गठबंधन का स्वरूप क्या होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या होती है, आज संसद के सेंट्रल हॉल में दिखाई दी। दूसरा जो कारण बताया जा रहा था गठबंधन के साथियों को लेकर, और खास तौर से निशाने पर थे 2 लोग, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। आज संसदीय दल की बैठक में, एनडीए के संसदीय दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू का जो भाषण था और नीतीश कुमार का जो भाषण था, ऐसा लग रहा था उनकी पार्टी का नाम 1 मिनट के लिए आप हटा दें, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है। जिस तरह का समर्थन और जिस तरह की केमिस्ट्री इन तीनों नेताओं में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में दिख रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में भी सार्वजनिक रूप से शायद उस तरह से देखने को नहीं मिलती है। दोनों नेताओं ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने, एश्योर किया कि हम आपकी हर पॉलिसी में, आपके हर निर्णय में आपके साथ हैं, देश को आगे बढ़ाने में आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की ताकत देखिए आप, कि देश के लोगों ने देश के 22 राज्यों में हमें सरकार चलाने का अवसर दिया है, एनडीए के साथियों को। तो ये ताकत है एनडीए की। और नीतीश कुमार तो इससे भी आगे चले गए। उन्होंने कहा कि ये जो लोग कुछ इधर उधर जीत गए हैं, उनका इशारा इंडी गठबंधन की ओर था, इन 5 सालों में ये व्यवस्था कीजिए कि अगली बार 5 साल बाद ये वहां भी न जीतने पाए। इनको जो है ठीक कर देना है 5 साल में। ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोले तो फिर भी एक बात समझ में आती है। नीतीश कुमार का बोलना ये बताता है कि इस गठबंधन में वो पूरी तरह से रम चुके हैं, और इस गठबंधन को छोड़कर जाने का, वैसे देखिए राजनीति में फिर कह रहा हूँ कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन छोड़कर जाने का कोई प्रश्न जो है कम से कम आज नहीं उठता। जिस उम्मीद में इंडी गठबंधन के लोग थे कि हम जब चाहेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तोड़ लेंगे, उनका सपना आज सेंट्रल हॉल का दृश्य देखकर चकनाचूर हो गया होगा। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी नहीं चला सकते, आज का दृश्य देखने के बाद लगता ही नहीं कि ये गठबंधन की सरकार है। भले ही ये अलायंस हो, लेकिन इसका दृश्य जो था
जो नेताओं के भाषण थे वो एक पार्टी की सरकार के नेताओं के भाषण की तरह दिखाई दे रहा था। अब आप चंद्रबाबू नायडू की ही बात कीजिए। चंद्रबाबू नायडू ही थे जिन्होंने हैदराबाद को साइबराबाद बनाया। तो चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो, उनमें और नरेंद्र मोदी में बड़ी साम्यता है। और उनसे आज की बात नहीं, आज सेंट्रल हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले उनसे पूछा गया कास्ट सेंसस पर, तो उन्होंने कहा कास्ट सेंसस को छोड़िए, इस देश को स्किल सेंसस की ज़रूरत है। तो नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके साथ चलने वाले ये दोनों नेता हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, कुछ लोगों को शायद ये लग रहा हो कि उन्होंने एक पार्टी की सरकार चलाई, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहे और चाहे केंद्र में 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे की। तो उनके व्यक्तित्व में जो लचीलापन है, जो एकोमोडेशन की भावना है, समायोजित करने की, अपने विरोधियों को साथ लेकर चलने की, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देती है। डोमेस्टिक पॉलिसी में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जब पड़ी तो वो किया। जीएसटी का बिल लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ, महिला आरक्षण का बिल लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके अलावा कई ऐसे संविधान संशोधन विधेयक पास हुए, इसके बावजूद कि राज्यसभा में बीजेपी के पास 2/3 तो छोड़िए, सामान्य बहुमत भी नहीं था। तो जब आवश्यकता पड़ी तो विपक्ष को साथ लेने में वो हिचकिचाए नहीं। तो गठबंधन के साथियों को साथ लेने में क्यों हिचकिचाएंगे? तो एक फॉल्ट लाइन जो है झूठी खड़ी करने की कोशिश हो रही है कि ये लोग कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, ये सरकार स्थायी नहीं होगी, 5 साल नहीं होगी, 5 साल नहीं चलेगी, और नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल झुकेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी झुकेंगे नहीं, अपनी पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने विरोधी विचारों को या अपने साथियों के विचारों को समायोजित नहीं करेंगे। उनका जो विजन है, मोटे तौर पर उनके साथी दल उससे सहमत हैं। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव मुद्दा है इस गठबंधन का वो ये है कि पॉलिसी को लेकर, विजन को लेकर कोई मतभेद नहीं है। छोटी मोटी बातें कि ये मंत्रालय मिला उनको, ये मंत्रालय नहीं मिला उनको, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों बहुत ही प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक नेता हैं। उनको मालूम है कि गठबंधन की मुश्किलें क्या होती हैं। चंद्रबाबू नायडू भी गठबंधन की सरकार के संयोजक रह चुके हैं, देख चुके हैं, और नीतीश कुमार तो लंबे समय से, जब भी सरकार में रहे हैं, जितने समय से भी हैं, वो गठबंधन की ही सरकार चला रहे हैं। तो किस तरह के दबाव होते हैं, किस तरह का समायोजन करना पड़ता है, कब तनना पड़ता है, कब झुकना पड़ता है, ये सब उनको मालूम है। तो इसलिए जो है ये जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कमज़ोर गठबंधन है या मोदी की तीसरी पारी कमज़ोर होगी, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आने वाले समय में। मोदी की नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, बल्कि उनको लेकर मोदी ज़्यादा आश्वस्त हैं। गठबंधन के जो प्रमुख 2 दल हैं, जिन पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार टिकी हुई है, ये गठबंधन टिका हुआ है, वो दोनों नरेंद्र मोदी के साथ हैं और साथ चलने को तैयार हैं, कदम से कदम मिलाकर। तो ये गठबंधन, ये सरकार जो है मजबूर सरकार नहीं होगी, ये बहुत मजबूत सरकार होने वाली है। और चूंकि गठबंधन का बहुमत है, एक पार्टी का बहुमत नहीं है, तो एक अतिरिक्त दबाव सब पर होगा। सब पर दबाव होगा ये दिखाने का कि ये गठबंधन जो है सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और ये गठबंधन अच्छी सरकार, अच्छा शासन दे सकता है। और जो प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि गठबंधन के साथियों को अगर आप देखें, जो लोग जहाँ भी सत्ता में रहे हैं, इन दलों के लोग, एक बात कॉमन है, इनकी सरकार और सुशासन ये दोनों पर्यायवाची हैं। चाहे नीतीश कुमार बिहार में रहे हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में रहे हों, दोनों, और बल्कि प्रधानमंत्री को भी जोड़ दें, उनके 10 साल के शासन को, जो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में
तीनों सुशासन के लिए जाने जाते हैं, तीनों जो है रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, तीनों विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये शायद बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बीजेपी को सुधार का एक मौका मिला है। उसके संगठन में जो खामी है, उसके नेताओं की जो कमज़ोरी है, उसके जनप्रतिनिधियों की जो कमज़ोरी है, उसकी राज्य सरकारों की जो कमज़ोरी है, उसके नेताओं की जो अक्षमता दिखाई दी है इस चुनाव में, उस सबको सुधारने का मौका है और 5 साल का मौका है। और आज आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने अगले 5 साल की, मतलब अगले 5 साल से मेरा मतलब है 2029 के बाद की भी बात की, अगले 10 साल की बात की। तो ये है कॉन्फिडेंस इस गठबंधन का। और उनको मालूम है कि ये जो हमारे विरोधी हैं, इनके पास, इन्होंने एक झूठ बोलकर भले ही इस चुनाव में कुछ सफलता हासिल कर ली है, लेकिन इनके पास हमारा विरोध करने के लिए कोई ठोस आधार, कोई ठोस नीति नहीं है। नीतीश कुमार ने तो बड़ा साफ साफ कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। जब इनको मौका मिला तो कोई देश की सेवा नहीं की, देश के लिए कुछ नहीं किया है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए इस सरकार की मजबूती। अगर आपके मन में कोई भी आशंका है कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से ये सरकार कमज़ोर रहने वाली है, ये सरकार मजबूर रहने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता हैं, वो मजबूर सरकार नहीं चला सकते, यानी नहीं चलाएंगे। जिस दिन उनको लगेगा कि हमको अब इस मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो खुद सरकार से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बात जो है उनके गठबंधन के साथियों को भी मालूम है कि एक सीमा के बाद नरेंद्र मोदी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। दबाव की राजनीति में झुकने वाले नेता नरेंद्र मोदी नहीं हैं। इसलिए इस सरकार की मजबूती पर किसी तरह की कोई शंका नहीं है, शंका की कोई गुंजाइश भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कुछ थी भी तो आज सेंट्रल हॉल का जो दृश्य था उसको देखकर आप इसकी तुलना कीजिए 2019 में, जब मोदी जो है संसदीय दल के नेता चुने गए थे, पहले भाजपा और फिर एनडीए के, तब जो दृश्य था और आज का जो दृश्य था उसमें बहुत अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। केवल चेहरे बदले हुए दिखाई देंगे, कुछ नए चेहरे दिखाई दिए होंगे। उसके अलावा सरकार की और गठबंधन की स्पिरिट में, इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो अगले 5 साल एक मजबूत गठबंधन की मजबूत सरकार चलने वाली है, इसका संकेत आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से मिला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।